हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम एचपीएससी हरियाणा सिविल सर्विस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम का कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। ये सॉल्यूशन आपके एचपीएससी हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा जो एचपीएससी ने सिलेबस चेंज कर दिया है, तो अब ये असिस्टेंट इंजीनियर, लेक्चरर, हरियाणा सिविल सर्विस, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर, ट्रेजरी ऑफिसर या और दूसरे एचपीएससी के एग्ज़ाम जिनके अंदर नॉन टेक्निकल आएगा, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो ये मैं आपको सॉल्यूशन करवाने लग रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपीएससी लेक्चरर 2025 या फिर एई जेई सिविल क्लब हरियाणा, इन वाले टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए वापस हम अपने सॉल्यूशन के ऊपर आ जाते हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो है, उसके अंदर हमने 25 नंबर क्वेश्चंस तक कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम 26 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लास्ट वीडियो देखनी है, तो आप एचडी इंजीनियरिंग मत्रा चैनल के ऊपर जाइए और ये वाली वीडियो देखिए। इसके अंदर आपको 1 से लेकर 25 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन मिल जाएगा। ये हम पूरा डिटेल में सोल्यूशन कर रहे हैं, और साथ साथ क्वेश्चन को जैसे ही एंड होगा, आपको उसका कंप्लीट डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 25 क्वेश्चन किए थे और उसको करने में ज़्यादा टाइम लग गया था। और हमारा भाई पर्पज क्या है, आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिले। इस वजह से इस वाली वीडियो के अंदर मैंने जो सॉल्यूशन है उसको पहले से मार्क किया हुआ, ताकि आपका कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हो। उसके अलावा जो यूट्यूब ऐड देता है, वे भी मैंने वीडियो के बीच में जो ऐड आती हैं सारी की सारी बंद कर दी हैं, ताकि आप इसको ऑनलाइन अच्छे से देख सको। और कोई जो आपका एक्सपीरियंस है भाई, लर्निंग प्रोसेस है, उसके अंदर कोई आपको दिक्कत ना आए। तो हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आपको मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। भाई पहले लिस्ट के अंदर आपको फॉल दे रखी है, और लिस्ट 2 में कंट्री दे रखी है। वो कौन से वाले कंट्री के अंदर फॉल करते हैं, तो एंजल फॉल आपका कौन सी कंट्री में देखने को मिलेगा, वेनेजुएला के अंदर देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका की ये कंट्री है। फिर आता है नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सा फॉल पड़ेगा, आपका नियाग्रा फॉल। फिर आ जाता है विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये फेमस फेमस फॉल हैं, इनको आप याद रख सकते हो। फिर आ जाता है इसमें योसेमिटी फॉल। तो योसेमिटी फॉल भाई थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, आपने याद नहीं करा होगा, लेकिन फ्यूचर के लिए आप याद रख सकते हो। योसेमिटी फॉल आपका कैलिफोर्निया के अंदर है। नॉर्मल आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो आप इस वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते थे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँगा भाई, ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लायक था या नहीं था। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस ये भी मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन है, आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। पहली लिस्ट के अंदर आपको दे रखे हैं डेल्टा, भाई बर्ड फूड डेल्टा, एस्चुरी डेल्टा, ट्रिपल डेल्टा या एरक्यूएट डेल्टा। और कौन सी नदी इस प्रकार के डेल्टा को बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बर्ड फुट डेल्टा। जैसे कि नाम से पता चलने लग रहा है, जो चिड़िया का पैर होता है, कुछ कुछ ऐसा चिड़िया का पैर होता है, तो इस टाइप की शेप बनाता है ये डेल्टा। तो ये हमें कौन सी नदी का डेल्टा देखने को मिलता है, मिसिसिपी जो नदी होती है, वो डेल्टा कैसा डेल्टा बनाती है, बर्ड फुट डेल्टा। जब नदी फिनिश होती है और समुद्र के अंदर मिलती है, तब वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो ए का हो जाएगा हमारा 2, मिसिसिपी। फिर आ जाता है एस्चुरिन डेल्टा। एस्चुरिन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, मैकेंजी नदी बनाती है। फिर आता है ट्रिपल डेल्टा। ट्रिपल डेल्टा बनाती है महानदी नदी। और फिर आता है एरक्यूएट डेल्टा। एरक्यूएट डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, नील नदी और गंगा नदी। तो इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट नदी अगर कोई है, तो गंगा नदी है। और ये कौन से प्रकार का डेल्टा बनाती है, आर्क्यूएट टाइप का डेल्टा बनाती है। भाई जैसे गंगा नदी जब समुंदर से मिलती है बंगाल की खाड़ी के पास, तो अपने सेडिमेंट को इक्वली डिपॉजिट कर देती है। जब कोई नदी अपने सेडिमेंट को इक्वली डिपॉजिट करती है, तो कौन से टाइप का डेल्टा बनता है, आर्क्यूएट टाइप का डेल्टा बनता है। और नील नदी और गंगा नदी आर्क्यूएट डेल्टा बनाती है। ये आप इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट को याद रख सकते हो। जो बर्ड फूड डेल्टा वो मिसिसिपी नदी, और उसके अलावा इंडिया के कंटेस्ट में बात करें तो गंगा नदी कौन सा बनाती है, आर्क्यूएट डेल्टा। ए भाई सबसे पहला अक्षर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट नदी गंगा नदी, तो आर्क्यूएट डेल्टा। उसके अलावा जो नर्मदा नदी है और तापी नदी है, जो पश्चिम की दिशा के अंदर बहने वाली इंडिया की इकलौती नदियां हैं, नर्मदा और तापी, वे कौन सा डेल्टा बनाती हैं, एस्चुरिन डेल्टा बनाती हैं। ये फनल शेप का होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन आ गया। 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ गया, हरियाणा जीके का। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एंशियंट बुद्ध स्तूप इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ ब्रह्म सरोवर। आपको अच्छे से पता कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर है, और उस ब्रह्म सरोवर का जो पश्चिमी तट है उसके ऊपर क्या है, एक बुद्ध स्तूप है। तो जो बच्चे कुरुक्षेत्र के अंदर भाई विजिट कर चुके हैं भाई ब्रह्म सरोवर के अंदर, या गीता जयंती महोत्सव जो कुरुक्षेत्र के अंदर होता है, उनको पता होगा जो ब्रह्म सरोवर का पश्चिमी तट होता है, यहाँ पे क्या है, बुद्ध का स्तूप है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये 3 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और जो सराउंडिंग ग्राउंड है उससे 4 मीटर अधिक हाइट पे है। दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करती। ये भाई एक जनरल सी स्टेटमेंट, आपने किसी चीज़ के बारे में बताया, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करने लग रही। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन करती हैं। थोड़ा डीप में जाके बुझा हुआ क्वेश्चन था, लेकिन जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो वहाँ भाई बिल्कुल पास में ही ब्रह्म सरोवर है और पास में ये बुद्ध का स्तूप है। तो कई बार मैं वहाँ विजिट कर चुका हूँ, तो मेरे माइंड में तो ये चीज़ क्लियर थी कि भाई वहाँ उसकी जो पश्चिमी डायरेक्शन है वहाँ पे एक बुद्ध का स्तूप भी है। बाकी फ्यूचर के एग्जाम के लिए आप इसको याद रख सकते हो, और होने वाला क्वेश्चन था, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको पेयर देखने और ऐसे बताना कौन सा पेयर सही तरीके से मैच करा गया है। और एचपीएससी क्वेश्चन किस तरीके से पूछती है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती कि भाई पहली स्टेटमेंट सही है दूसरी स्टेटमेंट सही है। एचपीएससी ऐसे नहीं पूछेगी आपसे, एचपीएससी ऐसे पूछेगी, 3 स्टेटमेंट देके भाई क्या एक स्टेटमेंट सही है, इनमें से 2 स्टेटमेंट सही है, इनमें से 3 स्टेटमेंट सही है, या इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन एचपीएससी आपसे बहुत बार पूछेगी। तो आप 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपको जो फेमस फेमस पहले से वो बताना वो कहाँ पे है। तो सबसे पहले आता है आराम ए कोसार। आराम ए कोसार कहाँ पे है, नारनौल के अंदर है आराम ए कोसर। आप ये डायग्राम देखिए। आराम ए कोसर किसने बनाया था, शाह कुली खान ने। आराम ए कोसर किसने बनाया था, शाह कुली खान ने बनाया था, और नारनौल के अंदर उसने अपने जीवन का काफी लंबा समय बिताया था। आराम ए कोसर जो बाग है वो उसने बनाया था, और जो बाग है उस बाग का जो दरवाजा, ये आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइपोलिया गेट भी बोलते हैं। तो नारनौल के अंदर हैं ये दोनों चीज़ें, नारनौल के अंदर हैं ये दोनों चीज़ें। शाह कुली खान ने इसको बनाया था, और आराम ए कोसर बाग, और इसके गेट को हम क्या बोलते हैं, ट्राइपोलिया गेट भी। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। शेख तैयब की समाधि, टोम्ब ऑफ शेख तैयब, ये कहाँ पे, कैथल के अंदर। कैथल के अंदर शेख तैयब की समाधि है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। भाई की बावड़ी, ये महम रोहतक के अंदर है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। जो भाई की बावड़ी है वो महम रोहतक के अंदर नहीं है, वो कैथल के अंदर है। कहाँ पे है वो, कैथल के अंदर है। जो शेख तैयब का मकबरा है वो भी कैथल के अंदर है, और भाई की जो बावड़ी है वो भी कैथल के अंदर है। आराम ए कोसर नारनौल के अंदर है, वो हमने देख लिया, शाह कुली खान ने इसको बनाया था। ये भैया आप डायग्राम देख सकते हो, ये उस बाग का जो दरवाजा है उसको ट्राइपोलिया गेट भी कहते हैं। तो बाई की बावड़ी कैथल के अंदर है, मैम के अंदर नहीं है। महम रोहतक, ठीक है, उसके अंदर क्या है, मैम के अंदर है शाहजहाँ की बावड़ी। जो शाहजहाँ की बावड़ी है वो कहाँ पे है, महम के अंदर है। और हरियाणा की जो सबसे ज़्यादा प्रिजर्व या भाई सुरक्षित जो बावड़ी है वो कौन सी है, शाहजहाँ की बावड़ी है। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, चोरों की बावड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं। महम रोहतक के अंदर ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भूमिया और खेड़ा। जो भूमिया या खेड़ा होता है उसके बारे में स्टेटमेंट पढ़नी है, और आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। तो इट इज़ द गॉड ऑफ द होम स्टेड ऑफ द विलेज। यह गांव का देवता, जो ग्राम का देवता होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, होम स्टेड या खेड़ा, या वही इस नाम से हम जानते हैं। खेड़ा देवत बोल देते हैं बहुत जगह, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट, भूमिया की पूजा विवाह के समय की जाती है। तो जब आपकी शादी होती है तो उस टाइम भाई जो आपका ग्राम देवता भूमिया है उसकी आप पूजा करोगे, तो बिल्कुल सही बात, हम उसकी पूजा करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट, गाय या भैंस का पहला दूध हमेशा भूमिया को समर्पित किया जाता है। जो आपका गांव का देवता है, आपके भाई गाय या भैंस का जो पहला दूध होता है आप उसको समर्पित करोगे। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो ये भी हरियाणा जीके का क्वेश्चन था।
अच्छा, अब हमारे पास क्या है, आंसर की आई हुई है। जिस टाइम मैं इस वीडियो को बनाने लग रहा हूँ हमारे पास आंसर की आई हुई है, और मेरे को पता है भाई इसकी पहले दूसरी तीसरी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इस वजह से मेरे लिए एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर हम इस पेपर के अंदर इस वाले क्वेश्चन को कर रहे होते तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता, ठीक है। तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भाई बहुत आसान पेपर आता है, ना मैं आपको ये डराऊंगा कि भाई बहुत मुश्किल पेपर आता है। लेकिन अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड और कूल माइंड से अच्छे से समझ समझ के पेपर को करोगे तो आप ठीक ठाक इसके अंदर अटैम्प्ट कर सकते हो, और अच्छा स्कोर करके आप अपने भाई पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो हरियाणा जीके के आप देख सकते हैं, वही काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। कई बच्चे मैं टेलीग्राम पे देखता हूँ कि हरियाणा जीके के क्वेश्चन नहीं आते, तो ये मैं 2024 का हरियाणा सिविल सर्विस का ही पेपर आपको करवाने लग रहा हूँ। इसके अंदर अच्छी खासी संख्या में हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। अच्छा, अब इसके अंदर हरियाणवी वर्ड दिए हुए हैं। अब जो हरियाणा का बच्चा है उसके लिए तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन जो हरियाणा से बाहर का बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा उसके लिए मुश्किल हो सकता है। तो पहली वर्ड क्या है, गेटी। गेटी किसको बोलते हैं, जो गर्दन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम गेटी बोलते हैं। फिर आ जाता है लागर। लागर किसको बोलते हैं, जो दूध देने वाला पशु होता है उसको हम लागर बोल देते हैं। फिर बासण, भाई बासण या कासण, जो बर्तन होता है उसको आप बासण बोलोगे। और नोहरा क्या होता है, जो बाहरी घर होता है, भाई आउटसाइड हाउस होता है उसको आप क्या बोलोगे, नोहरा बोलोगे। तो हरियाणा वाला बच्चा जिसको कुछ भी मतलब HCS की तैयारी उसने कभी नहीं कर रखी, वो भी इस वाले क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकता था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई स्टेटमेंट दे रखी है और बतानी है कौन सी सही है। जो सबसे ज़्यादा और बेस्ट प्रिजर्व्ड बावली हरियाणा के अंदर वो कौन सी है, वो महम के अंदर है। तो बिल्कुल सही बात है, महम के अंदर कौन सी बावली है, वो मैंने ऊपर बताई थी, शाहजहाँ की बावली, या जिसको हम चोरों की बावली भी बोलते हैं, वो महम के अंदर स्टेपवेल यानी कि बावली है। 101 सीढ़ियाँ इसके अंदर है और सर्कुलर शेप की ये बावली है। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वाइन मोल्डेड ऑफ द लेटर योद्धे ऑफ द 3rd-4th century AD हैव बीन फाउंड इन लार्ज नंबर फ्रॉम रोहतक। रोहतक के अंदर जो योद्धे थे उनके टाइम के यानी कि 3री और 4थी सेंचुरी के समय के बहुत सारे सिक्के हमें मिले। तो दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। मोर पर ललितासन में बैठे कार्तिकेय की मूर्ति की खोज खोखरा कोट से की गई है। जो खोखरा कोट का किला है ये कहाँ पे है, ये रोहतक के अंदर खोखरा कोट का किला। और वहाँ पे हमें क्या मिलती है, कार्तिकेय की मूर्ति मिलती है। ये कार्तिकेय कौन है, जो भगवान गणेश हैं उनके भाई हैं, और शिव जी के बड़े लड़के हैं ये, ठीक है। और उनकी वहाँ पे हमें मूर्ति मिलती है खोखरा कोट से। और कौन सी पोजीशन में है वे, ललितासन में मोर के ऊपर बैठे हुए हैं। जैसे आपको पता भगवान गणेश के जो भाई हैं कार्तिकेय, उनका वाहन क्या है, मोर है। और ललितासन मुद्रा के अंदर बैठी उनकी मूर्ति हमें खोखरा कोट रोहतक से मिलती है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट रोहतक से हैं भाई। मैं रोहतक और ये भी रोहतक और ये भी रोहतक। तो हरियाणा जीके का काफ़ी बढ़िया ये क्वेश्चन था, और अगर आपने हरियाणा जीके पढ़ी है तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते थे। तो ये तो आपने देख लिया हरियाणा जीके के अच्छे खासी संख्या में क्वेश्चन आएंगे। आगे भी क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जीके के, उनको भी मैं आपको इसी मतलब करवा दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और अरेंज करनी है किस ऑर्डर में, ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट के ऑर्डर में। और ये आपको स्टेटमेंट क्या दी हुई है, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। यूनेस्को एक तो वर्ल्ड हेरिटेज होती है, जैसे भाई लाल किला, ताजमहल, और जैसे पेरिस के अंदर एक वो टावर बना हुआ है, या और कोई भी दूसरे देशों की फेमस फेमस मूर्तियाँ या पुराने ज़माने की चीज़, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं उनको। और एक होती है आपकी इंटेंजिबल, कौन सी, अमूर्त। एक तो हो गई मूर्त, ठीक है, यानी कि जिसको आप देख सकते हो। एक हो गई आपकी अमूर्त, जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। वो केवल संस्कृति टाइप से हो गई, जैसे भाई रामलीला हो गई, या कालबेलिया का नृत्य हो गया, कुंभ मेला हो गया, नवरोज का उत्सव हो गया। यानी ये अमूर्त है, ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। आपको ये सबसे पहले कौन सी डिक्लेयर करी गई थी, से सबसे बाद में कौन सी डिक्लेयर करी गई थी, उसको अरेंज करना है। तो जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं,
सबसे पहले कौन सी करी गई थी उनमें से? जो रामलीला है उसको 2008 के अंदर यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था। रामलीला के बाद राजस्थान के कालबेलिया नृत्य, फिर लद्दाख की बुद्धिस्ट जो चैंटिंग होती है उनको 2012 के अंदर, फिर जो पारसियों का त्यौहार होता है नवरोज उसको किया गया था 2016 में, और जो सबसे लेटेस्ट किया गया है वो कुंभ मेला को 2017 के अंदर यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था। तो जो आपको ऑप्शन दिए गए थे उसमें से आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो, और फ्यूचर के लिए भी आप इस वाले चीज़ को याद रख सकते हो भाई। सबसे पहले रामलीला, फिर राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, लद्दाख की बुद्धिस्ट चैंटिंग, नवरोज, और फिर कुंभ मेला। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 है, ए राग इज एसोसिएट विद ए स्पेसिफिक मूड टाइम ऑफ द डे एंड सीजन। फॉर एवरी राग देयर आर 6 फीमेल कंसोर्ट कॉल्ड रागिनी। तो राग क्या होता है? मनोदशा, दिन के समय और मौसम से संबंधित एक विशिष्ट जो वो होती है भाई, उसको हम क्या बोलते हैं? राग कहते हैं। और प्रत्येक राग के लिए 6 महिला कंसोर्ट होते हैं जिन्हें रागिनी कहा जाता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट, रागमाला जो पेंटिंग होती है राग और रागिनी का चित्रमय विवरण है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी इसमें करेक्ट हो जाती हैं। फ्यूचर के लिए आप याद रख सकते हो भाई, एक राग के साथ 6 फीमेल कंसोर्ट जो होती हैं वे एसोसिएट होती हैं जिनको रागिनी कहते हैं। और राग और रागिनी का अगर पिक्चोरियल फॉर्मेट के अंदर हम रिप्रेजेंटेशन कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? रागमाला कहेंगे। अगला 35 नंबर क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये वाला क्वेश्चन लिया गया है। आदित्य L1 भाई इंडिया का एक मिशन है। इस मिशन के अंदर हम क्या करेंगे? सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आदित्य L1 एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसके अंदर 9 पेलोड है। जी नहीं, इसमें केवल 7 पेलोड थे, 9 पेलोड नहीं थे, और सन की स्टडी के लिए इसको हमने लॉन्च किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट हमारी इस वजह से गलत हो जाती है। इसमें कितने पेलोड हैं? 7 पेलोड है भाई, 7 दिन 7 पेलोड, और सूर्य की हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। VELC विल टेक इमेज ऑफ द सन एटमोसफियर एट हाई रेजोल्यूशन एंड टाइम कैडेंस। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आदित्य L1 के का जो भाई ये पूरा सिस्टम था, मशीनरी थी, इसके अंदर एक अल्ट्रा वायलेट इमेजनरी थी, 3 एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर थे, और 4 इन सीटू इंस्ट्रूमेंट थे प्लाज्मा पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है? इसमें 3 एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर नहीं थे, इसमें केवल एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर था। तो अब ये ऐसे वाला क्वेश्चन है भाई, आप ये तो याद करोगे नहीं भाई, कोई रॉकेट इंडिया ने छोड़ दिया तो उसके अंदर कितने पेलोड हैं, उस पेलोड का क्या नाम है? ठीक है, तो इतना डीप में जाके आप उस वाले क्वेश्चन को नहीं करोगे, तो आप इस वाले क्वेश्चन को इजीली छोड़ सकते थे। आप इसको ये मानो ये बेफालतू का क्वेश्चन दिया हुआ है, इतने डीप में जाके हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए, आदित्य L1 भाई एक इंडिया का एक ऐसा मिशन था, स्पेस का मिशन, जिसमें हम सन के आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने वाले थे। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको ये बताना भाई कितने आप इसमें जो पेयर हैं करेक्टली मैच करे गए हैं। पहला पेयर पढ़ते हैं, क्रस्ट, क्या ये होसकोटे के अंदर है? तो सही बात है, जो क्रस्ट मिशन है ये होसाकोटे के अंदर है। क्रस्ट का क्या मतलब होता है? सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च और एजुकेशन के लिए इसको खोला गया था, और ये कहाँ पे है? होसाकोटे के अंदर है, होसाकोटे के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट, सोलर ऑब्जर्वेटरी कोडाई कनाल के अंदर है, सही बात है। रेडियो ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? गोरी बिदानूर के अंदर है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो एक टाइप से करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ खोली गई, रेडियो ऑब्जर्वेटरी कहाँ खोली गई, और करस्ट आपका होसकोटे कर्नाटक के अंदर, सोलर ऑब्जर्वेटरी कोडाई कनाल, और रेडियो ऑब्जर्वेटरी गोरी बिदानोर के अंदर है। तो तीनों पेयर इसके अंदर करेक्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको ये बताना है कि भाई कितने पेयर करेक्टली मैच है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस वाटर बॉडी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इसको हम तमारा के नाम से जानते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तमारा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्वेटिक रिसोर्स एंड एक्शन, यानी कि तमारा, TAMARA। तमारा के अंदर हम क्या करेंगे? वाटर बॉडीज यानी कि जो
वाटर बॉडीज होती हैं जैसे तालाब हो गया, कुआं हो गया, डैम वगैरह हो गया, उनकी हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, स्टडी करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट आपकी अमृत। अमृत का क्या मतलब हुआ, अटल मिशन फॉर रेजुनवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसके बारे में था, वाटर, ग्राउंड वाटर बॉडी और सरफेस वाटर बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए, वाटर बॉडीज को सुरक्षित करने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फ्लैश बोट। ये फ्लैश बोट का क्या पर्पज़ था, वाटर बॉडीज़ की जो साफ़ सफाई होती है मशीन की मदद से या रोबोट की मदद से करने के लिए फ्लैश बोट एक टाइप का मिशन था। लेकिन इसने क्या लिखा हुआ है, डिफ्यूज एरिएटर फॉर बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज़। जो वाटर बॉडीज़ होते हैं जैसे भाई कोई तालाब है, डिफ्यूज एरिएटर यानी कि एयर इसके अंदर आप छोड़ने लग रहे हो, ठीक है, तो वो डिफ्यूज एरिएटर होगा। ये अलग चीज़ लिखी हुई है। फ्लैश बोट आपका पानी की साफ़ सफाई के लिए था, जो वाटर बॉडीज़ की साफ़ सफाई है। ये एक रोबोटिक मशीन है वाटर बॉडीज़ को क्लीन करने के लिए। अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रेजुनवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, भाई ग्राउंड वाटर हो गया, सरफेस वाटर हो गया, उसके प्रिजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए। और तमारा मैंने आपको बता दिया, तमारा भी वही हो गया, अर्बन वाटर बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आपको वहीं बताना कितने पेयर करेक्टली मैच करे गए हैं। आपसे ये नहीं पूछता ये कि भाई पहली सही है, दूसरी सही है या तीसरी सही, आपसे ये पूछेगा कितने पेयर करेक्टली मैच करे गए हैं। तो पहली स्टेटमेंट, आदमी का चिप, वो चिकपी। चिकपी क्या होती है, जो मटर होती है, जो मटर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, चिकपी बोलते हैं। और आदमी का क्या है, मटर की एक नई प्रजाति है जिसको भाई भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आदमी का एक मटर की प्रजाति है। सेकंड स्टेटमेंट, पंचामृत इंडिया क्लाइमेट एक्शन प्लान। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग हुई थी ग्लासगो 2021 के अंदर, उसके अंदर प्रधानमंत्री ने पंचामृत की बात कही थी। पंचामृत का क्या मतलब है, भाई क्लाइमेट चेंज होने लग रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लग रहा है, तो उसको रोकने के लिए या धरती के संरक्षण के लिए, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ने 5 पॉइंट दिए थे। उसको क्या कहा था, प्रधानमंत्री ने पंचामृत कहा था उनको। क्या क्या पॉइंट थे, नॉन फ्यूजल एनर्जी कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, कार्बन सिंक एंड नेट जीरो बाय 2070। यानी 2070 तक तो हम नेट जीरो हो जाएंगे, कार्बन सिंक बनाएंगे, भाई एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन इंक्रीज होने लग रही है वो, मतलब कम से कम वो हम कार्बन सिंक, जैसे ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक कर लेते हैं तो कार्बन सिंक हो गया। एमिशन हम कम करने की कोशिश करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, नॉन फ्यूजल फ्यूल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको हम 500 गीगावाट करेंगे 2030 तक। तो ये सारे पॉइंट प्रधानमंत्री ने इसके अंदर कहे थे, इसी को पंचामृत बोला गया है। तो पेपर में इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड स्टेटमेंट है मिशन लाइफ। ये मिशन लाइफ का क्या मतलब है, तो ये भी प्रधानमंत्री ने लॉन्च करी थी। तो इसका ये मतलब था भाई जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि भाई प्रकृति का कोई भी नुकसान ना हो, लाइफ स्टाइल इन हार्मनी विद इकोलॉजिकल वेलबींग। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। ये आप 5 पॉइंट देख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। तो पहला पेयर है भारत एग्री इंफ्रा फंड। तो एग्री इंफ्रा फंड भाई इसको कब लॉन्च किया गया था, आत्मनिर्भर भारत जो इनिशिएटिव है उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया था, एग्री इंफ्रा फंड को, और ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, लोंगूपी पोट्री। तो लोंगूपी पोट्री कहाँ की, ये मणिपुर की है, ठीक है। पोट्री यानी कि बर्तन का एक प्रकार हो गया, ठीक है, बर्तन बनाने का एक पैटर्न कह लो या टेक्निक हो गई। तो लोंगपी कहाँ की है, मणिपुर की है। और सोलूर बम्बू विंड फ्लूट, सोलूर जो बांस की हमारी बांसुरी होती है वो कहाँ की है, वो छत्तीसगढ़ की है। तो सुलूर बांस आपकी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। सुलूर बांस की बांसुरी छत्तीसगढ़ में, और लोंगपी कुम्हारी, लोंगपुर पोट्री मणिपुर की है। तो ये इसने इंटरचेंज कर दिए, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी गलत थी, और भारत एग्री इंफ्रा फंड ये सही है। तो ये आप देख सकते हो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर, और ये कैंपियन इसके अंदर लॉन्च किया गया था भारत नाम से। भारत बैंकर हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन वाज इनिशिएटिव टू प्रमोट दी फंड। तो AIF एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड और भारत आपस में रिलेटेड
है। और बांसुरी मैंने आपको बताई थी, जो सुलूर की बांसुरी है वो छत्तीसगढ़ के अंदर, और लोंगपी जो पोट्री है वो कहाँ की है, मणिपुर की है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फ्री कोचिंग स्कीम अंडर द अम्ब्रेला स्कीम श्रेयस। जो श्रेयस नाम की स्कीम है, इसके अंदर क्या है, बच्चों को फ्री के अंदर कोचिंग दी जाने लग रही है, और इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट पढ़ के बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट है, इसके अंदर जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हैं, भाई जो थोड़े बहुत गरीब हैं, कौन, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी, उनको हम फ्री में कोचिंग देंगे। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है। आप एससी को और ओबीसी को तो कोचिंग दोगे, लेकिन आप माइनॉरिटी यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको इसके अंदर कोचिंग नहीं प्रोवाइड करोगे। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। भाई इसके अंदर जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज माना गया है उस किसको माना गया है, जिसकी 8 लाख से कम इनकम है। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है। तीसरी स्टेटमेंट, एससी और ओबीसी का रेशो इसके अंदर कितना, 70:30। एससी वाले बच्चे 70%, ओबीसी वाले बच्चे इसके अंदर 30% रहेंगे। और 30% सीट इसके अंदर क्या है, फीमेल के लिए रिजर्व करी गई है। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं फोर्थ नंबर स्टूडेंट के अंदर, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी स्टूडेंट का रेशो इतना रखा गया। तो भाई माइनॉरिटी तो इसके अंदर है ही नहीं, तो रेशो इसका कितना रखा गया है, 70:30 रखा गया है। तो करंट अफेयर से एक क्वेश्चन था। श्रेयस ये स्कीम है, भाई फ्री कोचिंग स्कीम प्रोवाइड करी जाती है एससी और ओबीसी को। ये आप पीआईबी का नोटिफिकेशन देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ये स्कीम थी। 21 दिसंबर 2023 को ये पोस्ट किया गया था पीआईबी के द्वारा। श्रेयस की फुल फॉर्म क्या है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर स्कीम। ठीक है, एससी और ओबीसी के अंदर वाले बच्चों को इसमें फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है, और 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, 70:30 का रेशो था इसके अंदर। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इसको इम्प्लीमेंट करेगा डीएएफ, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, थ्रू एम्पेनल्ड सेंटर यूनिवर्सिटी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री की बहुत फेमस योजना है। 15 अगस्त 2014 तब प्रधानमंत्री बने थे भाई नरेंद्र मोदी जी, तब उन्होंने इस वाली स्कीम को लॉन्च कराया था। तो इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट पढ़ के बतानी है आपको कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट है, प्रोवाइडेड एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड सोशल सर्विस एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। तो इसके अंदर बैंक के खाते खोले जाने लग रहे थे, यानी कि जो फाइनेंशियल सर्विस है वे प्रोवाइड करी जाने लग रही थी, सोशल सर्विस इसके अंदर नहीं थी। दूसरी स्टेटमेंट, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे कॉस्ट को कम करने के लिए और वाइड रीच के लिए, यानी सभी तक फाइनेंशियल सर्विस की पहुँच हो और कम कीमत के अंदर। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट, ओपनिंग ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट एट ए मिनिमम बैलेंस ऑफ 500। तो 500 रुपये का मिनिमम बैलेंस नहीं, आप जीरो, अगर आपके पास 0 रुपीज़ भी हैं तो भी आप अपना बैंक खाता खोल सकते थे, जिसको जन धन अकाउंट बोला गया। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, 500 रुपये नहीं, आप केवल 0 रुपीज़ में भी खोल सकते हो। फोर्थ स्टेटमेंट है, इंडिजीनियस डेबिट कार्ड बांटे गए। कौन से डेबिट कार्ड, इंडिजीनियस यानी कि रुपये डेबिट कार्ड, भारत के खुद के बने हुए डेबिट कार्ड इसके अंदर बांटे गए। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। समुद्रगुप्त व्याघ्र शैली पोस्चर रिवील हिज कन्क्वेस्ट ऑफ द वेस्ट। तो जो गुप्ता वंश था उसके बहुत फेमस रूलर हुए समुद्रगुप्त। क्या हुए, गुप्ता वंश के बहुत फेमस रूलर हुए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलने लग रहा है समुद्रगुप्त, भाई पूरे के पूरे समुद्र को इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, और कौन सी पोजीशन है ये किनकी, व्याघ्र शैली। व्याघ्र क्या होता है, व्याघ्र होता है शेर, और शेर जैसी इनकी मुद्रा है। उससे हमें क्या पता चलता है, इनकी पश्चिमी विजय का पता चलता है। तो जो पश्चिम होता है यानी कि जो वेस्ट होता है, इंडिया का कोई भी ऐसा रूरल नहीं था जो जिसने पश्चिम के तरफ जाके भाई हम लेकर रहे हो, यानी कि इंग्लैंड वाली साइड, ईरान, इराक, सऊदी अरब, उस वाली साइड कोई रूरल था जिसने पश्चिम की तरफ हमले करे और वहाँ पे उसने जीत हासिल करी हो। तो हमले तो हम करते ही नहीं थे, जीत हासिल करने की तो आगे की बात है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, वेस्ट की तरफ इन्होंने कोई भी जीत हासिल नहीं करी थी।
पूर्व की दिशा में इन्होंने हमले किए थे, उत्तर में किए थे और दक्षिण में किए थे, और हर जगह इन्हें जीत हासिल हुई थी। लेकिन पश्चिम की तरफ जीत हासिल करने का ऐसा कोई भी हमें प्रमाण नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कोइन ऑफ द अशोक इरा गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिज गवर्नेंस सिस्टम। जो अशोक ने सिक्के जारी किए थे उससे हमें उसकी शासन पद्धति का यानी कि गवर्नमेंट के बारे में पता चलता था। जी नहीं, जो अशोक के शिलालेख थे, इंस्क्रिप्शन थे, वहाँ से हमें पता चलता है। सिक्कों से हमें अशोक का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसके बारे में पता नहीं चलता। जो इंस्क्रिप्शन होते हैं उनसे पता चलता है हमें। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑन वन ऑफ द सील ऑफ द सातवाहन किंग सतकर्णी। जो सातवाहन होगा किंग सतकर्णी है, उसकी एक सील है, उसके ऊपर किस चीज़ की पिक्चर बनी हुई है? शिप की, यानी कि समुद्री जहाज की फोटो बनी हुई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई उसने समुद्र के ऊपर जीत हासिल करी थी। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। जो सातवाहन किंग सतकर्णी थे उनकी एक सील है जिसके ऊपर समुद्र की, भाई समुद्री जहाज की फोटो बनी हुई, जिससे पता चलता उन्होंने समुद्र के ऊपर जीत हासिल करी थी। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जो अश्वमेध यज्ञ है उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? कुमारगुप्त के जो सिक्के हैं अश्वमेध यज्ञ के स्टाइल में, उससे हमें क्या पता चलता है कि भाई कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। कुमारगुप्त भी काफ़ी फेमस गुप्ता वंश के रूरल हुए और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और उसके इन्होंने सिक्के जारी किए थे, वहाँ से हमें इस वाले इन्फॉर्मेशन का पता चलता है। तो इसके अंदर केवल हमारी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। लिस्ट वन के अंदर आपको क्या दिए हुए हैं? भाई पर्सन्स के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके क्या पर्सन है और इन्होंने किस किताब को लिखा था, वो आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुली खान। कुली खान क्या थे? मुगलों के दरबार में एक ये व्यक्ति थे। इन्होंने क्या, कौन सी किताब लिखी थी? मुरक्का ए दिल्ली नाम की किताब लिखी थी कुली खान ने। जो मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है और दिल्ली के बारे में इन्होंने इस चीज़ के अंदर लिखा था। कुली खान ने मुरक्का ए दिल्ली किताब लिखी थी। फिर आ जाता है जहान आरा। जहान आरा कौन थी? तो शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी कौन थी? जहान आरा शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी थी। और इसने कौन सी किताब लिखी थी? जहां आरा ने लिखी थी मुनीस अल अखा। मुनीस अल अखा नाम की किताब किसने लिखी थी? जहां आरा यानी शाहजहाँ की बेटी ने मुनीस अल अखा लिखी थी। और ये मुनीस अल अखा इस किताब में इसने किसके बारे में बताया था? मोइनुद्दीन चिश्ती की ये शिष्या बन गई थी। और जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो शिक्षाएं होती हैं वो इसने इस वाली किताब मुनीस अल अखा के अंदर लिख के बताई थी। तो इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट नाम है भाई, याद करने मुश्किल है। तो आप ये याद रख लेना, कुली खान ने मुरक्का दिल्ली, याद करना आसान है। शाहजहाँ की बेटी जहां ने लिखी थी, मुनीस अल अखलाक नाम की ये किताब लिखी थी। तो दो भी आपको पता होंगे तो आप इजीली इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। फिर बाकी इसको देख लेते हैं। अबू हसन अल हुजवरी ने कशफ उल महजूब लिखी थी। अमीर हसन सिज्जी दहलवी ने मुनी ये फवाइद अल फवाद नाम की किताब लिखी थी। तो नाम थोड़े उर्दू की और फारसी की हैं, तो आप बस ये दो याद रखो, कुली खान ने मुरक्का दिल्ली और जहान आरा ने मुनीस अल अखलाक। मुनीस को आप भाई मनीस करके भी याद रख सकते हो, मनीस अल अखलाक। ठीक है, जहान आरा शाहजहाँ की बेटे ने मोइनुद्दीन चिश्ती की शिक्षाएं इसके अंदर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है ये। पहला पॉइंट है दिमून। तो दिमून हम किसको कहते थे? जो बहरेन का द्वीप है, भाई सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, वहाँ पे बहरेन नाम का एक कंट्री है, उसी के बारे में बात होने लग रही है। उसको हम पहले किस नाम से जानते थे? दिमून के नाम से जानते थे। दिमून और बहरीन भाई मिलते जुलते से नाम है। मकन और मकरान, बलूचिस्तान का जो तट है उसको हम किस नाम से जानते थे? मकन या मकरान के नाम से जानते थे। मकन और मकरान इजीली आपको याद हो सकता है। फिर आ जाता है मेलुआ। मेलुआ किसको कहते थे? जो सिंध है, ठीक है, जो आज के दिन पाकिस्तान के अंदर है, सिंध प्रदेश, उसको हम क्या कहते थे? मेलुआ कहते थे, उसको मेलुआ कहते थे। उर हम किसको कहते थे? मेसोपोटामिया के अंदर एक बंदरगाह है, उसको हम क्या कहते थे? उर कहते थे। मेसोपोटामिया स्थित बंदरगाह को उर कहा जाता था। तो एंशियंट इंडिया का क्वेश्चन है वो, एंशियंट हिस्ट्री का ओरिजिनली करे जाने वाला ये क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। दिमून मकरान, वो मकन मकरान, दिमून बहरीन, मेलुआ सिंध और उर मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपको मैच द फॉलोइंग करना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, आपको जातियाँ दी हुई हैं, ठीक है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप का ये क्वेश्चन हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं देने चाहिए, लेकिन खैर हमें तो सॉल्यूशन करने लग रहे हैं, उस चीज़ से हमें ज़्यादा मतलब नहीं रखना। तो निषाद, निषाद कौन सी जाति होती है, ठीक है। जैसे भाई आपने रामायण देखी होगी, तो भगवान राम को नदी पार किसने करवाई थी, निषाद राज ने करवाई थी। तो ये मैच हो जाता है कैवट से। कैवट यानी कि शिकार करना, एक टाइप से शिकार करने वाली जातियों से संबंधित हो जाता है, जंगल में शिकार वगैरह करते हैं कैवट और निषाद। फिर आ जाता है चरमकार, चरमकार यानी कि जो चमड़े का काम करता है। और करावर, करावर क्या है, ये एक जाति है, करावर एक जाति है और ये चमड़े के काम से संबंधित है, तो चरमकार करावर। फिर आ जाता है मछुआरों, मछुआरे यानी कि जो नदी नदी वाला हो गया, मछली वछली पकड़ते हैं, तो कैवट से संबंधित ही आ जाता है कैवट मछुआरों। फिर आ जाता है पोलकुश, पोलकुश यानी कि जो सैनिटरी वर्कर होते हैं, यानी कि सैनिटरी टाइप का, भाई साफ सफाई वाला, कूड़ा उठाने वाला काम हो गया, तो ये मेहतर वाली जो कास्ट हो गई वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं तो कहता हूँ भाई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आप क्यों ये पूछते हो, नॉर्मल क्वेश्चन पूछो। तो 45 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा भाई इसके अंदर क्या पूछा गया है। तो कास्ट एक टाइप से पूछ रखी है भाई, उसको पुराने टाइम में या क्या कहते थे, या कौन सा वर्ड कौन से वाले कास्ट से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंदर आपको मैच द फॉलोइंग करना है, जगह दे रखी है और ये बतानी है वो वाली जगह कहाँ पे है। तो जोगल थम्बी, ये जोगल थम्बी नाम की जगह कहाँ है, जोगल थम्बी आपका नासिक महाराष्ट्र के अंदर है, और इसके अंदर आपको मेगालिथिक साइट मिलती है, जोगल थम्बी नासिक महाराष्ट्र के अंदर। फिर आता है पडक्कल, पडक्कल आपका कहाँ है, ये बीजापुर कर्नाटक के अंदर है। पडक्कल कहाँ है आपका, बीजापुर कर्नाटक के अंदर है। और देवबरनाक कहाँ आपका, देवबरनाक आपका शाहाबाद बिहार के अंदर, देवबरनाक आपका कहाँ, शाहाबाद बिहार के अंदर। इसके अंदर जो लॉर्ड बुद्ध थे उसके जीवन से संबंधित भाई हमें साक्ष्य मिलते हैं देवबरनाक के अंदर। और देवराष्ट्र आपका कहाँ है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये आप देख सकते हो जोगल थम्बी नासिक के अंदर है, वहाँ आपको मेगालिथिक साइट्स मिलती हैं। और देवबरनाक बिहार के अंदर है, अर्ली बुद्धिस्ट, और हमें भाई बुद्ध से संबंधित इसके अंदर आर्कियोलॉजिकल रिमेन मिलते हैं। पडक्कल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये कर्नाटक के अंदर है और बीजापुर के समीप है। पडक्कल कर्नाटक के अंदर है। और इस पडक्कल के अंदर आपको क्या मिलता है, चालुक्य जो वंश है उसके जो राजाओं ने आर्किटेक्ट वगैरह बनाया था वो आपको पडक्कल के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये आप याद रख सकते हो, चालुक्य वंश से संबंधित भी है पडक्कल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट है विरूपक्ष टेम्पल वाज बिल्ड इन दी 16th सेंचुरी। जो विरूपक्ष मंदिर है क्या वो 16th सेंचुरी में बनाया गया था, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है। तो ये हमारा कब बनाया गया था, 7th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था, यानी कि 600 से लेकर 700 ईस्वी के दौरान इस बड़े मंदिर को बनाया गया था। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विरूपक्ष मंदिर के सामने एक मंडप बना हुआ है जिसका निर्माण किसने करवाया था, कृष्णा देवराय ने करवाया था। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कब करवाया था, 16th सेंचुरी में निर्माण करवाया था। कृष्णा देवराय ने विरूपक्ष मंदिर के अंदर एक मंडप का निर्माण करवाया था, पवेलियन का निर्माण करवाया था। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है। तो विरूपक्ष जो आपका टेम्पल है वो हम्पी कर्नाटक के अंदर है, और जो विजयनगर एम्पायर है इसी मंदिर के समीप पे ये बना था भाई, ठीक है। और 7th सेंचुरी का बना हुआ मंदिर है। जो कृष्णा देवा राय हैं विजयनगर एम्पायर के बहुत फेमस राजा हुए, 16th सेंचुरी के अंदर इनका राज था 1509 से लेके 1529 के दौरान। इन्होंने विरूपक्ष मंदिर के अंदर काफ़ी सारे नए निर्माण करवाए और उसका रेनोवेशन वगैरह करवाया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो स्टेटमेंट आपको दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, भक्ति संत शंकर देव एड्रेस दी वैष्णव धर्म एज भगवती धर्म। जो भक्ति संत शंकर देव थे, ये शंकर देव कहाँ पे हुए, ये असम के बहुत फेमस भाई भक्ति संत हुए, असम के बहुत फेमस भक्ति संत हुए शंकर देव। इन्होंने वैष्णव धर्म को भगवती धर्म के कर संबोधित किया। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो शंकर देव हैं भक्ति संत शंकर देव, इनकी प्रमुख रचना क्या है, कीर्तन घोष। इन्होंने किस वाली कौन सी रचना करी, कीर्तन घोष। तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती हैं। तो श्रीमंत शंकर देव ये कब हुए, 15वीं 16 सेंचुरी में, 1449 से लेकर 1568 के दौरान। असम के बहुत फेमस संत हुए, वैष्णव संत थे ये। नियो वैष्णवाइट भक्ति मूवमेंट असम के दौरान इन्होंने शुरू करी, और उसको हम किस नाम से जानते हैं, एका शरण नाम धर्म नाम की मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। एका
सरना, नाम, धर्म, इस वाले मूवमेंट के नाम से भी इनको जानते हैं। और वे बहुत फेमस पोएट भी हुए, प्ले राइट भी किए, और उन्होंने क्या करा, म्यूजिक, नए म्यूजिक की फॉर्म को क्रिएट किया जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, बोर गीत नाम से। बोर गीत। जो इनका डांस था उसको हम सत्रिया डांस से जानते हैं, सत्रिया डांस। और थिएट्रिकल परफॉर्मेंस को अंकिया नाट नाम से जानते हैं। ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, म्यूजिक बोर गीत, डांस सत्रिया, थियोरेटिकल परफॉर्मेंस अंकिया नाट। एका सरना नाम का भाई एक इन्होंने मूवमेंट को स्टार्ट किया था। 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपको सही स्टेटमेंट बतानी है भाई, कितनी स्टेटमेंट सही है, क्या एक स्टेटमेंट सही है, दो है या तीन है। भाई आपसे ये नहीं बूझी पहली दूसरी तीसरी, नंबर्स में बूझी है आपसे। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र भृत्य या आंध्र जात्य कहा गया है। तो जो सातवाहन होते हैं पुराण में उनको क्या कहा गया है, आंध्र भृत्य और आंध्र जातीय। तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ सातवाहन इज फाउंड इन दी विष्णु एंड भागवत पुराण। तो पुराणों के अंदर इनकी बात भाई सातवाहनों के देखने को मिलती है, महाभारत में भी इनका वर्णन आता है, लेकिन विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में इनका वर्णन नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेम ऑफ मोर देन 100 किंग ऑफ सातवाहन आर फाउंड इन दी पुराण। पुराणों के अंदर 100 से ज़्यादा सातवाहन राजाओं का नाम मिलता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। 30-40 राजाओं का नाम मिलता है, 100 राजाओं का नाम सातवाहनों के पुराणों में नहीं मिलता। तो केवल एक स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। वो डीप में जाके ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कबीर ग्रंथावली इज रिलेटेड टू द दादोपंथी ऑफ राजस्थान। तो कबीर ग्रंथावली अलग है और दादूपंथी अलग है, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट। जो मीराबाई थी भाई, काफ़ी फेमस भाई कृष्ण भगवान की ये भक्त हुई हैं, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इनके गुरु का नाम क्या था, रैदास था। और वे एक वीवर थे यानी कि जुलाहा थे। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है, जो मीराबाई के गुरु रैदास एक जुलाहा थे। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेयर रोल्स का निर्माण करवाया, जैसे कि नामगर जैसे। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी जैसे नाम से पता चलने लग रहा है, और नामगर हिंदू टाइप का नाम हो गया, मलिक मोहम्मद जायसी मुसलमान वाला नाम हो गया। तो इन्होंने क्या करा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, इन्होंने अवधी भाषा के अंदर पद्मावत वाली जो पोयम है वो लिखी थी। अवधी भाषा में इन्होंने पद्मावत लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी के अंदर। और दादूपंथी किसके फॉलोवर हैं, दादू दयाल के। और जो कबीरपंथी हैं वे कबीर जी की हैं। तो दोनों आपस में अलग अलग हो जाते हैं। तो दादू दयाल अलग हैं और कबीर दास जी अलग हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को अवधी में लिखा है। और जो नामगर हैं वे क्या है, नामगर किसको बोलते हैं, कम्युनिटी प्रेयर हॉल को बोलते हैं। नामगर किसको बोलते हैं, कम्युनिटी, भाई पूरी की पूरी कम्युनिटी जहाँ पे प्रेयर वगैरह कर सके, कम्युनिटी प्रेयर हॉल। और इसको एस्टेब्लिश किसने किया था, श्रीमंत शंकर देव से, शंकर देव ने। तो असम के बहुत बड़े भक्ति संत हुए, वैष्णव संत हुए। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस वाले पेपर में पूछे गए हैं, श्रीमंत शंकर देव से रिलेटेड। और इन्होंने जिसकी भाई भक्ति मूवमेंट को स्थापना, उसको किस नाम से जानते थे, एक सरना धर्म के नाम से जानते थे। और मलिक मोहम्मद जायसी से ये इनका संबंध नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। वैसे हमारे 25 क्वेश्चंस तो हो गए। आज इस वाली वीडियो के अंदर हम थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है और आपको एक आइडिया सा हो जाए भाई किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए हम इस वाली वीडियो को करने लग रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, सिलेक्शन ऑफ विजयनगर साइट वाज इंस्पायर्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द विरूपक्ष टेम्पल। तो ये मैंने ऊपर आपको बता ही दिया था। विजयनगर एम्पायर की स्थापना जो विरूपक्ष मंदिर है उसके पास में हुई थी, और उसके अस्तित्व से प्रेरणा लेके उस वाले स्थान का चयन किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विजयनगर वाज एस्टेब्लिश नियर दी पंपा देवी मंदिर। जो पंपा देवी मंदिर है उसके पास विजयनगर को बसाया गया था। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। श्री पंपाय नमः इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड ऑन दी विजयनगर कोइंस। ये वाली चीज़ गलत लिखी गई है, विजयनगर कोइंस के ऊपर श्री पंपाय नमः नहीं लिखा हुआ था। तो पहली दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है, तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो विजयनगर एम्पायर भाई काफ़ी फेमस एम्पायर हुआ। इसकी राजधानी कहाँ पे थी, हम्पी के अंदर थी। हरिहर और बुक्का राय ने इसकी स्थापना करी थी।
और कृष्णा देवा राय इसके फेमस किंग हुए 1509 से लेकर 1529 ईस्वी के दौरान। तो विरूपक्ष मंदिर के अंदर उन्होंने रेनोवेशन का काम भी करवाया था, वो पीछे हमने देख भी लिया था। पंपा देवी मंदिर और विरूपक्ष मंदिर दोनों विजयनगर एम्पायर से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको मैच दी फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो अच्छा, मैच दी फॉलोइंग नहीं करना, आपको मैच करके दिए रखे हैं, आपको ये बताना है कितने इसके अंदर सही मैच कर रखे हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। प्रतिहार किंग भोज, जो प्रतिहार किंग भोज राजा भोज थे, उसके बारे में हमें कहाँ किससे पता चलता है? ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है प्रतिहार राजा भोज के बारे में। फिर आता है सातवाहन किंग पुलुमावी, सातवाहन राजा जो पुलमावी थे, उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? नासिक इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। तो बिल्कुल सही बात है। और फिर आती है हुण किंग तोरामन, हुण राजा तोरामन के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? एरावरहावी लेख से हमें पता चलता है हुण किंग तोरामन के बारे में। तो तीनों स्टेटमेंट इसके अंदर सही दी गई है। तो ग्वालियर के बहुत फेमस राजा हुए राजा भोज, ठीक है, जिसको मिहिर भोज भी बोलते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के ये काफ़ी फेमस राजा है। 9th सेंचुरी के दौरान इनका राज था और मंदिरों का इन्होंने काफ़ी अच्छे से संरक्षण किया। फिर आ जाते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, और इन दोनों के बारे में कहाँ पे मेंशन है? नासिक के इंस्क्रिप्शन के अंदर गौतमी पुत्र सतकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के बारे में मेंशन किया गया है। और नासिक के इंस्क्रिप्शन का निर्माण किसने करवाया था? जो रानी थी गौतमी बलश्री ने इस जो केव है नासिक केव का निर्माण करवाया था। और एरहान वराह इंस्क्रिप्शन के अंदर हमें किसके बारे में पता चलता है? जो हुण राजा हैं ये तोरामन, इनके बारे में तो हमें पता ही चलता है। हुण राजा तोरामन के बारे में तो हमें एरहान इंस्क्रिप्शन से पता चलता ही, साथ में हमें गुप्ता किंग भानुगुप्ता के बारे में भी पता चलता है, गुप्ता किंग भानुगुप्ता। और जो तोरामन है उनके बारे में एरहान इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैच करना है और इसके अंदर भी क्या दिए हुए हैं? आपको उर्दू और फारसी के शब्द दिए हुए हैं और ये बताना है इस चीज़ का क्या मतलब है। सबसे पहला शब्द आ जाता है मुल्फुजात। मुल्फुजात का क्या मतलब है? सूफी जो संतों की जो आपस में बातचीत होती थी उसको रिकॉर्ड करके लिख लिया, उसको हम क्या बोलते थे? मुल्फुजात बोलते थे। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं मकतूबात। मकतूबात क्या होती है? लिखे हुए पत्रों का संस्करण। जो सूफी संत आपस में एक दूसरे को पत्र लिखते थे उसका जो कंपाइलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मकतूबात बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे मकतूबात। थर्ड पॉइंट आ जाता है तजकीरा। तजकीरा क्या होता है? सूफी संतों की जो जीवनियों का संस्मरण होता है, रिकलेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तजकीरा बोलेंगे। तो उर्दू और फारसी के जो कॉम्प्लिकेटेड शब्द हैं उससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। आपके पेपर में हमने 3-4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड देख लिए कि भाई इस वाले शब्द का क्या मतलब है। तो फ्यूचर के लिए आप याद रख सकते हो। जो बातचीत होती है मुलफुजात, वही बातचीत, ठीक है, बात वगैरह कुछ उस टाइप से जात, तो आप याद रख सकते हो वही सूफी संतों की बातचीत। और जहाँ पे बात शब्द होगा, बात का मतलब है लिखे हुए पत्रों का संस्करण, और तजकीरा उनकी जीवनियों का संस्करण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब कुछ ना कुछ रिलेट करके आपको याद करने की कोशिश करनी है भाई इस वाले शब्द का क्या मतलब है, ठीक है। कुछ भी आप अपना शॉर्टकट वगैरह बना सकते हो। कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर, आपको फॉलोइंग पेयर भाई ये भी फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया उर्दू और फारसी का। आपको ये बताना है इस वाले शब्द का क्या मतलब है। तो सबसे पहला शब्द आता है आपका दार उल उदल। दार अल उदल का क्या मतलब है? न्याय का स्थान, जहाँ पे न्याय मिले उसको आप क्या बोलोगे? दार उल अदल बोलोगे, दार उल अदल बोलोगे, न्याय का स्थान। फिर आता है बलाहार। बलाहार क्या होता है? निम्न श्रेणी का कृषि मजदूर, कृषि मजदूर को आप क्या बोलोगे? बलहार बोलोगे। फिर आती है मलिकुत तुजार। मलिकुत तुजार क्या होता है? व्यापारियों का जो प्रधान होता है, चीफ ऑफ दी ट्रेडर्स, वो आपका क्या कहलाएगा? मलिकुत तुजार कहलाएगा, मलिकुत तुजार। तो तीनों इसके अंदर सही दिए हुए, सही यानी ऑल थ्री आर करेक्ट। तो उर्दू फारसी के शब्द हैं, आपको पता होना चाहिए इस वाले शब्द का क्या मतलब है। तो शायद ये चौथा पांचवा क्वेश्चन आपका ऐसा था जो उर्दू शब्दों से संबंधित था। 53 को आप दोबारा देख लो। जात यानी कि
भाई जो उनकी बातचीत थी उसका जो रिटर्न कम्प्लीकेशन है। और जहाँ पे बात होगी तो लिखे हुए पत्थर आ गए, और तजकिरा उनकी जीवनियों का संस्करण। और इसके अंदर हमने देखा बलहार यानी कि एग्रीकल्चर का लेबरर, बल यानी कि उसमें बल होगा, वही बेचारा मजदूरी करता करता उसमें बल आ गया। और मलिकुत तुज्जार, वही चीफ ऑफ ट्रेडर, व्यापारियों का जो चीफ होता है, मलिकुत वही मलिका मलिकुत तुज्जार, ठीक है। और दरुल अदल, प्लेस ऑफ जस्टिस हो गया। तो कुछ ना कुछ करके आपको याद करना पड़ेगा। भाई अदल बदल कर दिया, ठीक है, अदल बदल तो न्याय का स्थान वो हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये फिर हरियाणा जीके का क्वेश्चन आ गया। हरियाणा जीके से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरियाणा जीके से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो वो बड़ा आपका कन्फ्यूजन तो दूर हो ही गया, वे हरियाणा जीके से क्वेश्चन नहीं आते, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हरियाणा जीके से आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। पहली स्टेटमेंट है, हीरवाल वाला जो एरिया, भाई रेवाड़ी महेंद्रगढ़, उस वाले एरिया के अंदर क्रांति का जो 1857 क्रांति का भाई लीडर कौन थे? राव तुलाराम जी थे। और राव तुलाराम का जो वो था भाई, इन्हीं के ऊपर भाई शहीदी दिवस मनाया जाता है। हरियाणा शहीदी दिवस किसके ऊपर मनाया जाता है? राव तुलाराम जी के ऊपर ही मनाया जाता है। और इनके वंश में ये आगे चल के भाई ये राव इंद्रजीत हो गए, अब उनकी बेटी आरती राव आने लग रही है भाई राजनीति के अंदर, ठीक है। तो ये उन्हीं का वंश है, राव तुलाराम वाला। फिर आता है 1857 की जो क्रांति है फरीदाबाद के अंदर, उसके लीडर कौन थे? दानू सिंह। दानू सिंह ने कहाँ पे जो विद्रोह है उसका नेतृत्व किया? फरीदाबाद के अंदर। फिर आ जाता है इमाम अली कलंदर। इमाम अली कलंदर कहाँ पे थे? इमाम अली कलंदर आपके पानीपत के अंदर थे। पानीपत के अंदर 1857 की लड़ाई का नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने किया। और एक इसमें लिखा हुआ हासी का लीडर कौन था? तो जो हासी है, हिसार के आसपास वाला जो एरिया, वहाँ पे लीडर कौन थे? मिर्जा मुनीर बेग और हुकुमचंद जैन। मिर्जा मुनीर बेग और हुकुमचंद जैन। एक इसके अंदर मुसलमान हो गया, एक इसके अंदर हिंदू हो गया, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या करा? इन दोनों को मार दिया। और मिर्जा मुनीर बेग को तो क्या कर दिया भाई? अग्नि से दाह संस्कार कर दिया। और हुकुमचंद जैन को क्या कर दिया भाई? मिट्टी के अंदर दबा दिया, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से भाई, हिंदू वाले का मुसलमान के तरीके से और मुसलमान वाले का हिंदू के तरीके से ऐसा किया था इनके साथ। ये आप याद रख सकते हो। हासी में कौन था? मिर्जा मुनीर बेग और हुकुमचंद जैन। काफ़ी बढ़िया दोस्त थे ये उधर। 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 1676 में शिवाजी ने अपने आप को राजगढ़ के अंदर भैया सम्राट घोषित कर दिया था। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। 1676 के अंदर नहीं, 1674 के अंदर शिवाजी ने राजगढ़ के अंदर अपने आप को सम्राट घोषित किया था। अब भैया अपनी ताजपोशी कर ली थी, क्राउन पहना दिया था अपने आप को। सेकंड स्टेटमेंट, कर्नाटक एक्सपेंडिशन वाज द लास्ट मेजर एक्सपीडिशन ऑफ द शिवाजी। जो कर्नाटक का अभियान था शिवाजी का अंतिम सबसे बड़ा अभियान था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। शिवाजी कैंपियन अगेंस्ट कर्नाटका एंड फोर्स कुतुब शाह टू पे ए सब्सिडी ऑफ 1 लाख हुन। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। शिवाजी ने कुतुब शाह को 1 लाख रुपए देने के लिए फोर्स नहीं करा था। शिवाजी ने तो इनको पैसे दिए थे, ना कि इनसे पैसे लिए थे, ठीक है। तो शिवाजी ने क्या कहा? कुतुब शाह को कहा भाई 1 लाख रुपए ले ले और मेरे साथ चल, हम दिल्ली के ऊपर मुगलों के ऊपर हमला करेंगे। कुतुब शाह के साथ मिलके इन्होंने एक अभियान चलाया था। थर्ड स्टेटमेंट आपकी इस वजह से गलत हो जाती है। 1674 के अंदर भाई शिवाजी ने अपने आप को सम्राट घोषित किया था। और लास्ट इनका जो अभियान था वो कर्नाटक का अभियान था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन को। इसके अंदर आपको ये बताने कितने पेयर इसके अंदर करेक्टली मैच किए गए हैं। इसके अंदर आपको किताबें दी गई हैं या भाई राइटिंग दी गई है, भाई इस वाली चीज़ को किसने लिखा था? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो काफ़ी फेमस पोएट हुए हैं। इन्होंने कौन सी किताब को लिखा था? नू सिपीहर। नू सिपीहर किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने लिखी थी। अमीर खुसरो ने कौन सी किताब लिखी थी? नू सिपीहर, ठीक है। तो ये आपको याद रखने, नू सिपीहर अमीर खुसरो ने, ठीक है। अमीर बंदा था, नई नई चीज़ों का शौक था, तो न्यू, ठीक है। इसको नू को आप न्यू से याद रख सकते हो। न्यू सिपीहर अमीर खुसरो की, भाई अमीर बंदे ने न्यू सिपीहर करी। सेकंड पॉइंट देखते हैं। महमूद गावा। महमूद गावा ने क्या लिखा? रियाजुल इंसा। रियाजुल इंसा किसने लिखा? महमूद गावा ने लिखा रियाजुल इंसा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है रफ़ुद्दीन सिराजी।
रफ़ीउद्दीन सिराजी ने क्या लिखा है? रफ़ीउद्दीन सिराजी ने लिखा तज़किरत अल मुल्क। तज़किरत अल मुल्क ये किसने लिखी? रफ़ीउद्दीन शिराजी ने, ठीक है, शिराजी ने तज़किरत मुल्क लिखी। और जो ये किताब इन्होंने लिखी हुई है बुरहान ए मासिर, बुरहान ए मासिर, ये किसने लिखी? सैयद अली तबातबा ने लिखी, सैयद अली तबातबा ने लिखी बुरहान ए मसीर, ठीक है। तो अब इतने सारे उर्दू फारसी के नाम आप क्या याद करने बैठोगे, इसको इतना हमारे पास टाइम नहीं है, बस ये आपके रेफरेंस के लिए आप ये अमीर खुसरो वाला एक याद इस वाले शॉर्टकट वाले तरीके से कर सकते हो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, आपको ये बताना है कितने इसके अंदर करेक्टली मैच करे गए हैं। अब ये क्या है भाई, एक तरफ तो आपको राजा दे रखी हैं भाई अकबर, हुमायूं, जहांगीर, और दूसरी तरफ आपको लिखा हो भाई वो उसके दरबार में काम करता था कि नहीं करता था। तो बसावन और दसवंत ये दो भाई थे, बसावन और दसवंत ये दो भाई थे, बसावन और दसवंत ये दो भाई थे, किसके दरबार में? अकबर के दरबार में ये कवि थे। बसावन और दसवंत ये दोनों हिंदू थे और अकबर के दरबार में ये कवि का काम करते थे। फिर सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, मीर सैयद अली, मीर सैयद अली हुमायूं के दरबार में थे, तो सेकंड पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, मीर सैयद अली हुमायूं के दरबार में थे। और थर्ड ये इन्होंने गलत लिखा है, दसवंत किसके दरबार में थे? दसवंत आपके अकबर के दरबार में थे, जहांगीर के दरबार में ये नहीं थे। तो आप देख लेते हैं जहांगीर के दरबार में कौन था। तो जहांगीर के दरबार में बिसान दास, बिशन दास, ये बिशन दास किसके दरबार में थे? जहांगीर के दरबार में। और दसवंत और बसावन किसके में थे? अकबर के दरबार में ये थे, ठीक है। बसावन और दसवंत अकबर अकबर के दरबार में, और ये बिशन दास किसके में? जहांगीर के दरबार में पेंटर थे। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, इसमें आपको पेयर दिया और ये बताना कितने करेक्टली मैच है। तो पहला पॉइंट है रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती गोंडवाना इलाके से संबंधित है, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, मुगलों के खिलाफ, रानी दुर्गावती गोंडवाना इलाके में। फिर चांद बीबी अहमदनगर से संबंधित है, और जुहरा मोहम्मद शाह से संबंधित है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके अंदर सही दी गई हैं, रानी दुर्गावती गोंडवाना, चांद बीबी अहमदनगर और जुहरा मोहम्मद शाह। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर ये उर्दू फारसी का आ गया, ठीक है। पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, अमीर ए दाद, अमीर ए दाद किसको कहते थे? लॉ ऑफिसर वो कैरिड आउट द डिसीजन ऑफ द जज, यानी कि ऐसा अधिकारी जो जजों के निर्णय को निष्पादित करता था, उसको आप क्या कहते थे? आमिर ए दाद कहते थे। विविध विधिक अधिकारी, विविध यानी कि लॉ ऑफिसर, जो कि जजों के निर्णय को निष्पादित करता था, कैरिड आउट करता था। फिर आता है तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कन ए चहलगामी का क्या मतलब है? 40 का समूह। तुर्कन ए चहलगामी का मतलब हो गया 40 का समूह, जैसे 40 40 का समूह क्या हो गया? तुर्कन ए चहलगामी। फिर आता है बारिद ए मामलिक, बारिद ए मामलिक क्या हो गया? सूचना और गुप्तचर विभाग आपका क्या कहलाता था? बारिद ए मामलिक कहलाता था, बारिद ए मामलिक आपका सूचना और गुप्तचर विभाग कहलाता था। तो तीनों इसके अंदर सही तरीके से मैच कर रखे, ऑल थ्री आर करेक्ट। तो उर्दू फारसी से तो मेरे हिसाब से शायद 7-8 क्वेश्चन आपके आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना कि वही फारसी के शब्द आपके पेपर में आ सकते हैं, 6-7 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। 6-7 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के आएंगे, जैसा मैंने आपको इस वाले एग्जाम पैटर्न के अंदर दिखा भी दिया है। तो ज़्यादा आप नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम जितना आपको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर करवाया जा रहा है तो उतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो भैया आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही करते हैं। आज हमने कहाँ से कहाँ तक कर लिया, 26 नंबर क्वेश्चन से हमने करना स्टार्ट किया, 60 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया। 61 से लेकर 100 क्वेश्चन हमारा बच गया है। जो ये मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, AE सिविल क्लब हरियाणा, ये मैंने डाल दी है, HPSC HCS 2024 पेपर डिटेल सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर कोई सजेशन हो और कोई चीज़ हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर हमारा ये डाउट है, अगर कोई जेन्युइन डाउट है तो, ठीक है। बाकी कमेंट कर देना, उसमें भी हम आपको बता देंगे। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अच्छा, जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, थ्योरेटिकल पार्ट अमित सर आपका करवाने लग रहे हैं लाइव क्लास, जैसे आप देखोगे तो सर ने काफ़ी सारी क्लासें तो करवाई हैं,
लेकिन बिजी शेड्यूल इतना हो जाता है, ठीक है। तो मैं तो मेरे मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो अमित सर तो बहुत मतलब बड़ी पोस्ट के ऊपर, हाँ, आप ये मान के चलो। और भाई आप बच्चों को पढ़ाने के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट वो इनिशिएटिव लेके आए हैं आपके लिए यूट्यूब के ऊपर, तो उनके साथ भी आप जुड़ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। भैया आपको बताना था हमारे कौन कौन से इनिशिएटिव हैं और कैसे कैसे आप ये तैयारी हमारे चैनल के साथ जुड़ के कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।